नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से टीकाकरण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक। प्रदेश की सीमा पार कर पत्नी की तलाश में साइकिल लेकर पति पहुंचा रीवा। सरकारी सड़क पर भैंस बांध कर सड़क अवरुद्ध करने को लेकर हुआ विवाद और इधर दूसरे पक्ष के लोग पत्थरबाजी के आरोप लगाते हुए महिला थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। आइए हम नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से टीकाकरण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा। टीकाकरण ही कोरोना से बचाव की संजीवनी है, यह बात मुख्यमंत्री ने कही। जन सहयोग से सफल बनाएंगे कोरोना टीकाकरण महाअभियान। पूरे प्रदेश में 25 अगस्त तथा 26 अगस्त को कोरोना टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण में मध्य प्रदेश को शानदार सफलता मिली है। बड़े राज्यों में हम गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर हैं। कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण महाअभियान 25 और 26 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। इसमें 75 लाख वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता के सहयोग से महाअभियान को हम सफल बनाएंगे। कोविड नियंत्रण तथा टीकाकरण में जन सहयोग के मॉडल की पूरे देश में सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण ही कोरोना से बचाव की संजीवनी है। जो व्यक्ति वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक नहीं लगवा पाए हैं, उन पर महाअभियान में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कराकर तथा गांव में मुनादी कराकर टीकाकरण की जानकारी दें। जनपद के सीईओ तथा बीएमओ दूसरे डोज के पात्र व्यक्तियों की सूची बनाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक को उपलब्ध कराकर पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण कराएं। अभियान के प्रथम दिन 25 अगस्त को वैक्सीन की पहली तथा दूसरी डोज दोनों दी जाएगी। दूसरे दिन 26 अगस्त को दूसरी डोज पर अधिक जोर दें। जो वैक्सीन जिले को दी जा रही है उसका 100% उपयोग करें। सभी कलेक्टर टीकाकरण जागरूकता के लिए अपने अपने स्तर से नवाचार करके लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक 100% पात्र व्यक्तियों को कोरोना की प्रथम डोज लगाने तथा कम से कम 50% व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण केंद्रों में पानी से बचाव तथा हितग्राहियों के बैठने की उचित व्यवस्था करें। पंजीयन एवं टीकाकरण के पर्याप्त काउंटर बनाएं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीकाकरण कराएं। दिव्यांगों, गर्भवती माताओं तथा बुजुर्गों को बिना लाइन में लगे टीकाकरण की सुविधा दें। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल कलेक्टरों को डेंगू तथा मलेरिया से बचाव एवं 7 सितंबर को अन्न उत्सव आयोजित कर पात्र हितग्राहियों को थैले में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सांसद श्री बीडी शर्मा ने कहा कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में आपदा प्रबंधन दल की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। प्रशासन को टीकाकरण अभियान सफल बनाने में आपदा प्रबंधन दल, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा कोरोना वॉलंटियर्स सहयोग प्रदान करें। दीनदयाल अंत्योदय समिति तथा पार्टी पदाधिकारी भी टीकाकरण अभियान में पूरा सहयोग करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने टीकाकरण अभियान के तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र में विधायक देवधर श्री श्यामलाल द्विवेदी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एडीएम इला तिवारी, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर प्रमोद पाठक, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनोज इंदोलकर, उप संचालक डॉक्टर एनपी पाठक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता तथा जिला आपदा प्रबंधन दल के सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रदेश की सीमा पार कर पत्नी की तलाश में साइकिल लेकर पति पहुंचा रीवा। जगह जगह पोस्टर लगाकर गुमशुदा पत्नी की तलाश में जुटा हुआ है पति। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है गुमशुदा पत्नी। पत्नी की तलाश में उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके
पति घूरपुर काटी से साइकिल से यात्रा करके चाक घाट सुहागी होते हुए भटकते भटकते रीवा पहुंच गया, जो जगह जगह गुमशुदा पत्नी का पोस्टर लगाकर उसकी तलाश में जुटा हुआ है। पत्नी की तलाश कर रहे पति के मुताबिक उसकी पत्नी विगत 17 जुलाई से लापता है तथा मानसिक रूप से वह विक्षिप्त भी है। वहीं अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। गुमशुदा पत्नी की तलाश करते करते पति कुंवर बहादुर उर्फ मोनू पटेल रीवा शहर साइकिल से पहुंच गया और अपने पत्नी की तलाश में जगह जगह पोस्टर चिपका रहा है। पति ने बताया उसकी पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो कि विगत 1 महीने से लापता है। पहले तो उसने यूपी के कई जिलों में अपनी पत्नी की तलाश की, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो पत्नी की तलाश करते हुए पीड़ित पति रीवा पहुंच गया। पीड़ित पति ने बताया कि विगत माह 17 जुलाई की रात तकरीबन 2 बजे उसकी पत्नी अचानक लापता हो गई, जिसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती है। पत्नी का नाम संगीता देवी है, जिसकी उम्र 26 वर्ष है तथा रंग गेहुआ, कद 5 फीट 3 इंच है, जिसकी तलाश पीड़ित द्वारा जारी है। अपनी पत्नी की तलाश करते हुए दरबदर भटक रहे पीड़ित पति की कहानी से हम आपको रूबरू कराते हैं। सुनिए पत्नी की तलाश कर रहे पति का क्या कहना है। अपनी वाइफ ढूंढने से क्या हुआ है वाइफ को? कब से दिमाग नहीं सही है, नींद नहीं आती थी। कब से लापता है? 17 तारीख 2 बजे रात से। कैसे जानकारी हुई कि आपको लापता है? कब? उनकर दवा चलता रहा काका थी, दवा चलता रहा काका थी। नींद के दवा खाए रहे, सोई के उठिन भाग चलिन रात में 2 बजे रात। कहाँ से आप आए? जारी काटी घोरपुर के पास में है। कैसे आए वहाँ से? साइकिल से भैया। अभी आप जगह जगह पोस्टर भी लगा रहे हैं। हाँ, जगह जगह पे पोस्टर लगाते हैं। तो कैसे जानकारी हुई, कैसे आप रीवा तक आए? सोहागी से पता चलने लगा, सोहागी मंदिर से मनगवा तक पता चला। होटलन बीच बीच में बताओ थी लोग कि बीच डिवाइडर पकड़ के इधर लड़की गई है। काहे से आए? साइकिल से भैया। कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ से भैया 100 के पार है, ये मालूम नहीं। बट कितने दिन हो गए? महीनन के पास आज 1 महीना 4 रोज हो गया। तो कितने दिन से ढूंढ रहे हैं? अब जहिया से अल्लाह पता है वही ढूंढत है। तब से घर नहीं गए? नहीं, घर तो यूपी में ढूंढते रहे थे, जाता रहे घर पे। अब जब MP चला वह थी हो गया 10-15 रोज, तब से नहीं। कहाँ खाते सोते हैं आप? अब ऐसे ही आदमी मिल जाती भैया, खवाई पियाई देती। तो पत्नी की तलाश में आप घूम रहे हैं? हाँ भैया। थाने में कहीं सूचित किए? थाने में मनगवा में जानकारी। कितने लड़का बच्चा है? कितने लड़के बच्चे हैं आपके? 3 लड़का भी। रो न मिल जाए। महिला घर से क्या पहन के निकली है? किस तरह के कपड़े वगैरह पहनी थी? बताओ। वहाँ से लोअर ओवर पहन निकली थी। तो क्या कुछ जानकारी है आपको, कुछ बता के घर से निकली? नहीं, दिमाग नहीं इनका सही रहा, निकल दी ना। कब निकली है? 2 बजे रात। कितने तारीख को? 17 तारीख 7वां महीना। कहाँ से गायब हुई है? घर से। क्या पता है? कांटी, पूरा पता बताइए। घोरपुर कांटी। उत्तर प्रदेश। हाँ तो आप उत्तर प्रदेश से साइकिल चलाते हुए आए? हाँ। कहाँ ढूंढे अभी? अब कभी देव तालाब जे जहाँ बतावत हम वहाँ ढूंढी थे। कहाँ गए? देव तालाब गए रहे, देव तालाब से आगे गए रहे। हाँ। क्या नाम है आपका? कुंवर बहादुर पटेल उर्फ मुन्नू पटेल। सरकारी सड़क पर भैंस बांधकर सड़क अवरुद्ध करने को लेकर हुआ विवाद। महिलाएं भी लठ लेकर निकली मैदान में। विवाद का वीडियो हुआ वायरल। पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद को लेकर चुराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोहरी बांध में उस समय मामला गर्मा गया, जब घर में घुसकर दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। गांव में गायत्री तिवारी के घर पर जन्मदिन का आयोजन था और उनके घर लोगों का आना जाना चल रहा था, लेकिन सड़क में भैंस बंधी होने के चलते आने जाने वाले को परेशानी होने लगी, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था।
इस बात को लेकर सत्यम तिवारी का यह कहना है कि रास्ते में भैंस बांधने से कार्यक्रम में उनके घर में आने जाने वाले लोगों को मुश्किल हो रही थी। सड़क के किनारे भैंस बांधने की बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और इसी बात को लेकर दर्जनों लोग एकत्र हो गए और घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने में महिलाएं तथा पुरुष शामिल थे। इस घटना में गायत्री तिवारी, नेहा तिवारी और अन्य लोग घायल हो गए। इधर घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए और दोनों पक्षों के चल रहे विवाद को लेकर बीच बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पीड़ित पक्ष चोरहटा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और मामले की विवेचना की जा रही है। बताया जा रहा है कि विवाद मदन गोपाल तिवारी और संदीप तिवारी के बीच लंबे समय से चल रहा है। इस मसले में न्यायालय में से संदीप तिवारी के पक्ष में फैसला हो चुका है, लेकिन मदन गोपाल तिवारी का परिवार दूसरे पक्ष पर हावी रहता है और झूठी शिकायतें दर्ज कराता रहता है। शनिवार को हुई घटना की भी शिकायत पीड़ितों द्वारा थाने में दर्ज करा दी गई है। इसके पहले हमारे चाचा राजेश्वर तिवारी जी के लड़के को इन लोगों ने घर के अंदर से निकाल के मारा और काफ़ी चोटें आई। हमने थाना चोरहटा में रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट दर्ज हुई, इनके ऊपर FIR हुआ। उसके बाद ये लोग 1 महीने से शांत हो गए। फिर इन्होंने कोर्ट में जाके अग्रिम जमानत करवा ली और जैसे कोर्ट से जमानत होती है उस दिन से फिर ये गाली गलौज में उतारू हो जाते हैं। आए दिन का इनका डेली का यही पेशा है। आज हमारे चाचे के लड़के का जन्मदिन था, तो वो सामान लेके आ रहा था। उनके घर के पास से RCC की रोड है। ये RCC के पास इनके पास 25-30 भैंसें हैं जो कि पूरे रोड में बांध देते हैं। और जब निकलते हैं तो चाचा के लड़के ने बोला कि आज हमारा जन्मदिन है तो आज इनको साइड में रखो। तो इसको मादर चौथ, बेटी चौथ की गाली देते हुए चगेड़ लिए। जब चगेड़ लिए तो ये घर के अंदर चला गया। और ये हमारी चाची गायत्री देवी हैं, इन्होंने बीच बचाव किया। उसको घर से घसीट रहे थे, घसीटते हुए इनके ये आँखों में ये चोट आई है, ये चोट आई है, ये हाथों में मारा है। फिर आज फिर हम थाना चोरहटा गए, हमारी FIR दर्ज की गई। पुलिस द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि आप घर जाइए, अब कोई विवाद नहीं करेंगे। हम अभी जाते हैं। जो वीडियो मिला उसमें कई लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जूझ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या वो लोग हैं सर, वो लोग, घुसे थे आप लोग? हाँ, वो हम लोगों के अंदर घुसे थे। वो जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है वो वीडियो सरासर गलत है। वो वीडियो हम लोगों द्वारा बनाया गया था कि वो हमारे घर के अंदर घुस रहे हैं। ये मदन गोपाल तिवारी आए दिन शामिल है और रंजीत तिवारी, मदन गोपाल तिवारी, प्रद्युमन तिवारी, मनोज तिवारी, धनपत तिवारी, ये सब एक ही, मतलब इनके सबके पिता महावीर हैं। और ये काफ़ी सरहंग हैं। सचिन तिवारी ये काफ़ी सरहंग हैं आदरणीय। क्या नाम है आपका? गायत्री तिवारी। बताइए आज कैसे मारपीट शुरू हो गई, कैसे आप लोगों को मारपीट हमारे बच्चा ने आज उसका बर्थडे रहा, तो जन्मदिन रहा, तो गा हुआ सामान लिए। जब लौट के आवा तो कहीं कि थोड़ा भाई दिखाई गोरगन का याद थोड़ा साइड कर दी है। आज हमारा जन्मदिन है, 4 जन आई हैं, तो कहीं मादर चो तोरे बाप के जमीन नहीं आई है। हाँ, ये मैं कहीं के महा चो तोरे अब का कहा बाप के रोडिया है, हम काहे का अलग वकई ले इतने में घर मेहरिया बिटिया सब इतना गाड़ी दीन के का बता, इतनी गंदी गंदी गाड़ी दीन के का बताई। विवाद काहे का चल रहा है? ये विवाद कुछ नहीं, पहले जमीनी विवाद चलत रही है। यार रोड में एक आज गोरुआ भैंसी बांधत रहे हैं, तो ओखे खातिर वर्जिन के रोड में गोरुआ भैंसी न बांधा। या सरकारी जमीन या कैसे नाला बना है, गोरुआ भैंसी न बांधा, एमा का कहत है को कहूँ धक्का लग जाई तो फिर तू मांगे लगे डांट के मैं डांट दे मेरी गोरुआ भैंसी की। कितने लोगों ने मारपीट की है? हमारे पास मदन गोपाल, रणजीत, प्रद्युमन, मनोज, भीतर अंदर घुस के लमकूस, सचिन, धनपत, सब लोग मिलके। इधर दूसरे पक्ष के लोग पत्थरबाजी कर आरोप लगाते हुए महिला थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि जमीनी विवाद का मामला लेकर महिला थाने पहुंची है। इस विवाद के बाद दूसरे पक्ष के लोग महिला थाने पहुंचकर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाए और शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है। शनिवार की सुबह कहासुनी से शुरू हुई विवाद रास्ते में भैंस बांधने को लेकर हुआ था और बात यहां तक पहुंच गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष एक दूसरे पर टूट पड़े।
शिकायत लेकर थाने पहुंचे मदन गोपाल तिवारी के परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि उनके घर संदीप तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों ने अटैक किया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है और मामला पुलिस तक पहुंचा। हमारे साथ आए दिन यही घटना करते हैं। संदीप तिवारी, विनोद तिवारी, सत्यम तिवारी, हमारे घर में जो हमारी भाभी रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, हम लोग कमाते खाते हैं, इधर उधर रहते हैं। आए दिन आते हैं तो हमारे माल मवेशी को मारते हैं, खुआ करते हैं और तमंचा, कट्टा, तलवार, साथी इनके अपराध व्यक्ति है, इनके पूर्व से पंजीयन कई पे अपराध पंजीबद्ध है, जिसकी मैं छाया प्रति माननीय थाना महिला में दिया। महिला में मेरी रिपोर्ट नहीं सुनवाई की जा रही, चुनाटा में कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हमारे घर में पुलिस प्रशासन के साथ 20 लोग घुसे थे और मैं एसपी साहब को दिया। 29 तारीख को आवेदन दिया कि श्रीमान मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने को नायब तहसीलदार और थाना चुनाटा साहब मेरे ऊपर कहें कि फर्जी मुकदमा लगा देंगे। इसके बाद मैंने जब 30 तारीख को नहीं सुनाई, 1 तारीख को मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लग गया, 452 का केस लग गया। और इसके बाद हमारे ऊपर 294, 323 और पूरा से मेरे ऊपर साजिश बना के फिर से होकर रिपोर्ट किया। आए दिन मेरे घर में घुसते हैं, मेरे भाभी को, मेरी भतीजियों को, मेरी बेटियों को गाली गुस्सा करते हैं और पुनः मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश किया जाता है आए दिन। और मैं 10 लोग ही सर, राजेश्वर तिवारी, संदीप तिवारी, प्रमोद तिवारी, जगदीश तिवारी, पम्मू तिवारी, ये आपराधिक चुनाटा थाने में रघु पम्मू के अपराधी कम से कम 50 मुकदमे हो गए। आए दिन लूट चोरी करते हैं, लेकिन आज तक कोरेक्स दारू सब बेचते हैं। संदीप तिवारी घर में देखिए कोरेक्स दारू कई मुकदमा हर जन ने 76, 54 सब लगा है, लेकिन पुलिस इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम तो ये पता नहीं कि प्रजातंत्र है कि राजनीतिक तंत्र है, राजनीतिक दबाव है पुलिस के सामने, पुलिस मुकदमा नहीं कायम कर रही है। क्या है इनके खिलाफ? मैं तो ये परेशान हूँ श्रीमान, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, इनका मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाता है और इनके ऊपर कोई कायम नहीं किया जाता। मैं पूरा कागजात दस्तावेज में अपने साथ लिया हूँ, आज तक इनके ऊपर एक भी 700 तक नहीं लगाया गया और मेरे ऊपर कई आपराधिक मुकदमा लगा दिया गया, जिसमें मैं श्रीमान न्यायालय से विचाराधीन किसने लगा के जमानत करवाया। इसके बाद थाना में गए जब तो बोले कि अंदर घुसेर के इनको मारो। तो श्रीमान मैं लोग थाने से डर रहा हूँ, इसलिए मैं थाने अब नहीं जाऊँगा। मैं यही निवेदन करूँगा कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, विवेचना हो, ढंगपूर्वक विवेचना हो, जिससे हम लोगों को जो ऊपर फर्जी मुकदमा लगे उससे हम लोग बचें, क्योंकि अपनी कमाई रोटी में लगे रहें। क्या नाम है? मेरा नाम रंजन तिवारी है। भोपाल में नौजवानों पर हुआ लाठीचार्ज, तुलना की गई तालिबान से। देश में फिर से दोहराया जाएगा जेपी जैसा आंदोलन। गत दिनों पूर्व भोपाल में बेरोजगार युवकों समेत चयनित शिक्षकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और जाति की घटना के विरोध में रीवा जिले में भी विरोध बढ़ने लगा है। विंध्य के सबसे बड़े कॉलेज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा कांग्रेस पार्टी के संभागीय प्रवक्ता सुबोध पांडे ने चयनित शिक्षकों पर लाठीचार्ज की बड़ी आलोचना की है तथा रीवा विवेकानंद पार्क में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का सभी को अधिकार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम तालिबान हिंसा और आतंकवाद का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर नौजवानों को अपना हक और अधिकार मांगने पर उन पर लाठीचार्ज करते हुए बर्बरता कर रहे हैं। यह घटना और कृत्य अत्यंत निंदनीय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन जैसे आंदोलन को फिर से देश में दोहराए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, इसलिए सरकार सचेत हो जाए, वरना देश और प्रदेश का नौजवान एक साथ खड़ा हो गया तो सरकार की नींव हिल जाएगी। आइए सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध पांडे ने क्या कहा। अधिकार और शिवराज सिंह जी स्वयं अपने आप को कहीं मामा, कहीं भांजा और पता नहीं किन किन प्रतीकों के माध्यम बने हुए। मेरी बात समझ से ये परे है कि आज 2 वर्षों से जब वैसे भी जनता बेहाल है, नौजवान बेरोजगारी की स्थिति में है, इन स्थितियों में हम एक और तालिबान का विरोध करते हैं, आतंकवाद का विरोध करते हैं और लोकतंत्र में जिसका स्वयं सरकार ने चयन किया हो वो चयनित शिक्षक नौजवान अपनी बात करने के लिए, अपने हक के मांग के लिए यदि शासन से अपनी बात कहने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो लोकतंत्र में यही प्रमुख हमारा अधिकार है और इसी के माध्यम से हमें आज़ादी मिली है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे साथ बर्बरता की जा रही है। आज आप सत्ता पक्ष में हो तो स्वाभाविक तौर पर उनका हक और अधिकार दो, उन्हें लाठी मत दो, उन्हें तानाशाही और बर्बरता से कुचलो मत उनकी आवाज़ को। साथ ही नौजवान और बेरोजगार जो पूरे प्रदेश में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि आज बेरोजगारी के कारण हाय तौबा पूरे देश में मची हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि आप सरकार में आने के बाद दूसरी भाषा बोलते हो और विपक्ष में रहते समय दूसरी भाषा बोलते हो। वो राम राज्य का सपना चाल चरित्र आपका पूरी तरह से बदल गया है। आज
पेट्रोल, डीजल, खाद, गैस, तमाम महंगाई तो है ही, और नौजवानों को आप लाठी से चुप कराना चाहते हो तो स्वाभाविक तौर पर इस पूरे प्रदेश की जनता, इस पूरे प्रदेश का नौजवान यदि उठ खड़ा होगा तो याद होना चाहिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर के बदलाव में जब आप जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था तो एक बड़ा बदलाव आया था इस देश के अंदर और नौजवानों ने सरकार को पलट दिया था। और अभी आप देख सकते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन ने एक सरकार को की ईंटें हिला दी थी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, शिवराज जी चेतें, समझें और जो चयनित शिक्षक हैं उन्हें उनका हक और रोजगार दें। इसे बिहार न समझें, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का नौजवान यदि उठ खड़ा होगा तो शिवराज सिंह चौहान का तख्ता पलट। शहर के रतहरा रिंग रोड में चोरों का आतंक, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही। रिंग रोड में दुकान संचालित करने वाले लोगों में चोरों का भय व्याप्त है, क्योंकि लगातार चोर दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज होने के बाद भी कार्यवाही करने में आनाकानी कर रही है। यह मामला है रीवा शहर का, जहां चोरों चक्कों तथा राहजनी करने वाले बदमाशों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि पुलिस इनके खिलाफ कार्यवाही करने से स्वयं पल्ला झाड़ रही है। इसकी वजह क्या है यह तो पुलिस ही जाने, किंतु अगर चोर, लुटेरे व अन्य अपराधियों पर पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी तो इनके हौसले और बुलंद होंगे तथा आम लोगों एवं व्यापारियों का जीना मुहाल हो जाएगा। तथा घटना क्रम की बात करें तो मामला है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड गरड़िया का, जहां चोरों का इतना आतंक है कि आसपास के लोग हलाकान हैं और पुलिस चोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। चोरी की रिपोर्ट लिखाने लोग जाते हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। सारा आवेदन लेकर कार्यवाही व जांच के नाम पर हीला हवाली की जाती है। गड़रिया स्थित सैनिक ट्रेडर्स के नाम से दुकान संचालित करने वाले विजय शंकर शुक्ला बताते हैं कि उनकी दुकान पर 2 बार चोरी हो चुकी है। दोनों बार पुलिस सिर्फ आवेदन लेकर खाना पूर्ति करके शांत हो गई, जबकि चोरी करते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया, लेकिन पुलिस कहती है कि चोरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। आप खुद सुनिए पीड़ित की फरियाद। हमने एफआईआर कराने के लिए थाने में गए थे, तो वहाँ ये कहना है कि आप वो दे दीजिए, आवेदन दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। एफआईआर नहीं लिखी गई है, जिसका कि हमारे पास आवेदन का फोटो प्रति है। यहाँ पे 15 तारीख को चोरी हुई है, 15 तारीख और 21 तारीख को 2 दिन चोरी हुई है। ये रिंग रोड में हमारा है, थाना सिटी कोतवाली है। यहाँ आए दिन चोरी होती है रिंग रोड में, सभी दुकानों में या घरों में भी होती है हमेशा। यहाँ कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। हमने शिकायत भी किया तो वहाँ से यही मिल रहा है कि आप वो मतलब आदेश है कोर्ट का है कि इनको पकड़ना नहीं है, केवल नोटिस दे देना है बस। ऐसा पुलिस का कहना है। ऐसे पुलिस का कहना है, जबकि हमारे पास इनका फुटेज है, सब कुछ है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और हम लोग परेशान हैं इनसे। यदि पुलिस ही नहीं करेगी कार्रवाई तो हम लोग क्या करेंगे आम पब्लिक। आने वाले समय में ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका मनोबल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है चोरों का। रास्तों में है तो रास्ते में बिल्कुल छीना झपटी करते रहते हैं, दुकान का शटर तोड़ते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है। युवा एकता परिषद द्वारा ऊर्जा मंत्री को सौंपा गया 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। रीवा प्रवास के दौरान ऊर्जा मंत्री से सर्किट हाउस में युवाओं ने की मुलाकात। 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से युवाओं ने स्थानीय राजनिवास में मुलाकात कर 4 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र सौंपकर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही तत्काल अपनी मांगों की पूरी किए जाने की भी मांग की है। युवा एकता परिषद के संभागीय प्रवक्ता अमित पांडे ने बताया कि 4 सूत्रीय मांगों में पहली मांग 5 एकड़ से कम के काश्तकार किसान के लिए 3 महीने सिंचाई हेतु बिजली बिल में छूट प्रदान की जाए। दूसरी मांग यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदला जाए, ताकि सरकार के 24 घंटे बिजली देने की मंशा को पूरा किया जा सके।
तीसरी मांग विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का भुगतान शीघ्र कराया जाए। इसी तरह से चौथी मांग मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित की गई शर्तों में संशोधन करते हुए आश्रितों के हित में नए नियम बनाए जाएं, जिससे कि विभाग के लिए समर्पित कर्मचारी का परिवार अपने भरण पोषण कर सके। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने संबंधित मामलों पर विचार करते हुए उचित निराकरण करने के आश्वासन दिए हैं। इस मौके पर युवा एकता परिषद के मार्गदर्शक मंडल से इंजीनियर अर्जुन तिवारी, संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या, संभागीय संयोजक विकास अग्निहोत्री, भाई अविराज, संभागीय अध्यक्ष अमर पासी, संभागीय उपाध्यक्ष अनीश शुक्ला, अमित पांडे, आशीष पांडे, अनुवा, मोहम्मद इब्राहिम प्रमुख रूप से शामिल रहे। प्रवास पर आए ऊर्जा मंत्री को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिखाया काला झंडा, वापस जाओ की गई नारेबाजी। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी अभी ने अपने साथियों के साथ काले झंडे दिखाते हुए गाड़ी रोककर गद्दार प्रद्युम्न वापस जाओ के नारे लगाए। आपको बता दें कि रीवा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अधिकारियों की समीक्षा बैठक व जनता चौपाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास उनसे भेंट करने पहुंचे थे, जहां से लौटते वक्त एनएसयूआई कार्यकर्ता अभिषेक तिवारी एवं यूथ कांग्रेस के युवकों ने मंत्री के काफिले को काला झंडा दिखाया। इस बात को लेकर पुलिस व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से झूमाझटकी भी हुई। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ झूमाझटकी की। लोग जैसा जानते हैं, इस महामारी के संकट में इन्होंने जनादेश को पेशकर गद्दारी कर बीजेपी में शामिल होकर जनतंत्र को पैसे से उसको खरीद कर इन्होंने गद्दी अजमाई और ये मंत्री बने। इन्होंने ढोंग रचा, खंभे में चढ़ के स्टंटबाजी की। आज इतनी बिजली की समस्या है, इतनी घोषित कटौती है, क्यों खंभे में नहीं चढ़ते हो? क्यों बिजली की पूर्ति नहीं करते? रीवा की धरती गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। आज एनएसयूआई युवक कांग्रेस के साथियों के साथ मैंने जब इनका विरोध करना चाहा, इन्होंने जबरन हम लोग के ऊपर हाथापाई करी। रवा तहसील अंतर्गत ग्राम कोटवा में ऊर्जा मंत्री ने जिले के 8वें विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 3 माह बाद फिर रीवा आऊंगा। उस दौरान अगर बिजली विभाग की समस्याएं दिखी या शिकायतें आई तो विभाग के जिम्मेदारों की खैर नहीं। ऊर्जा मंत्री ने कहा 3 महीने बाद फिर आऊंगा। बिजली कटौती की शिकायत मिली तो बिजली विभाग के अधिकारियों की खैर नहीं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक दिवसीय प्रवास पर रीवा जिले पहुंचे थे, जहां जिले के जवा तहसील के ग्राम अंतर्गत अत्रेला कोटवा में 8वें विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह शाम 5 बजे शुभारंभ हुआ, जिसमें देवधर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी, अजय मिश्रा, अधिकारी गण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 132 kV अति उच्च दाब उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है। इसकी कुल लागत 35 करोड़ 80 लाख रुपए है। वहीं रीवा जिले का यह 8वां अति उच्च दाब उपकेंद्र होगा, जो 5 MVA क्षमता के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस उपकेंद्र के लिए 132 kV की सप्लाई 220 kV उपकेंद्र सिरमौर से लाई गई है। उपकेंद्र से 33 kV के 4 फीडरों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जिनसे 33 kV के अत्रेला, पनवार, रामबाग एवं जबा उपकेंद्रों से जुड़े 180 ग्राम पंचायतों के लगभग 498 गांवों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की सुविधा मिलेगी। इन गांवों में 64,000 घरेलू, गैर घरेलू लगभग 1,000 कृषि उपभोक्ता एवं ग्रामीण लघु उद्योग को लाभान्वित करेंगे। वहीं ऊर्जा मंत्री जी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि सितंबर तक लो वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जाएगा और ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली व किसानों को 10 घंटे तक बिजली मिलेगी। अगली बार मैं आऊंगा तो अधिकारियों से नहीं, अपने भगवान किसानों से पूछूंगा। वहीं बिजली वितरण का कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री का ग्राम पंचायत कशियारी सरपंच श्रीमती विमला तिवारी, पति अखिल तिवारी द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया तथा स्वल्पाहार किया गया। विधायक श्यामलाल द्विवेदी व भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह व भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनकर द्विवेदी, मुद्रिका तिवारी, सरपंच प्रतिनिधि हिमांशु तिवारी, प्रमुख रूप से अजय मिश्रा व अविनाश तिवारी, हिमांशु तिवारी, अखिलेश तिवारी, श्रीकांत तिवारी, ब्रजेंद्र मिश्रा तिवारी, दिनेश मिश्रा, सुशील पांडे मौजूद रहे। आज अत्रेला में 132/33 kV सब स्टेशन का
जो लगभग 36 करोड़ की लागत से बना है और इससे लगभग 64,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मतलब 2.5 लाख आबादी, 10,000 किसान उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ये इस क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक युवराज देवराज सिंह जी की बहुत लंबे समय से मांग थी और आज ये सब स्टेशन चालू हुआ है। उनको बधाई देता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में जो बिजली की समस्या थी उससे निराकरण मिलेगा। आज की प्रमुख खबरें, आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।